औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद भाप के इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, है ना? मतलब तरक्की की एक शानदार तस्वीर। पर क्या ये पूरी कहानी है या कहानी कुछ और भी है? ये देखिए, साल 1900 की एक तस्वीर जिसका नाम है सदी का उदय। ये उस दौर के आत्मविश्वास को, उस भरोसे को दिखाती है। एक देवी जैसी आकृति है, हाथ में नई सदी का झंडा लिए, जैसे तरक्की की दूत हो। और उनके पीछे क्या है? रेलवे, कैमरे, मशीनें, फैक्ट्रियां, मतलब सब कुछ जो एक शानदार भविष्य का वादा कर रहा था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, बड़ी दिलचस्प है। इसमें पूरब के जादू और पश्चिम की टेक्नोलॉजी का मुकाबला दिखाया गया है। ऊपर है अलादीन, जो अपने चिराग से एक महल बना रहा है। ये पूरब है, मतलब अतीत। और नीचे एक मॉडर्न मैकेनिक जो अपने औजारों से पुल, जहाज, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है। ये पश्चिम है, मतलब भविष्य। मैसेज बिल्कुल साफ है, असली जादू अब टेक्नोलॉजी। तो ये तस्वीरें तो तरक्की की एक जबरदस्त कहानी सुनाती हैं, पर सवाल ये है कि क्या यही पूरा सच है? क्या इस चमक के पीछे कोई अंधेरा भी छिपा था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं फैक्ट्रियों के आने से भी पहले के दौर से। अक्सर हम औद्योगिकरण का मतलब फैक्ट्रियों से जोड़ते हैं, पर फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले भी एक सिस्टम था जिसे हम कहते हैं आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जरा सोचिए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि गांव में, लोगों के घरों में। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो शहरों से निकलकर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। ये दो तस्वीरें इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। एक तरफ एक परिवार है जो अपने घर में शांति से काम कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां मशीनों का शोर और धुआं है। मतलब प्रोडक्शन का जो स्केल था वो पूरी तरह से बदल गया। पर सवाल ये है कि व्यापारियों ने ऐसा किया क्यों? वजह सीधी सीधी सी थी। शहरों में जो पावरफुल ट्रेड गिल्ड या व्यापार संघ थे, वो किसी नए व्यापारी को आसानी से काम नहीं करने देते थे। तो इन व्यापारियों ने एक तोड़ निकाला। वो अपना काम गांवों में ले गए, जहां गरीब किसानों को काम की सख्त जरूरत थी। अच्छा, तो जब फैक्ट्रियां आ भी गईं तो क्या सब कुछ रातों रात बदल गया? असलियत थोड़ी अलग थी। हम सबको यही लगता है कि फैक्ट्रियां आईं और बस मशीन का युग शुरू हो गया, पर सच तो ये है कि ये बदलाव बहुत ही धीमा था। हाँ, ये सच है कि कपास जैसे कुछ सेक्टर बहुत तेजी से बढ़े, पर ज्यादातर काम अब भी पुराने तरीकों से ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि नई मशीनें एक तो बहुत महंगी थीं और उतनी भरोसेमंद भी नहीं थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। सिर्फ 321, और सदी के आखिर तक भी 10 में से 8 मजदूर फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक कामों में लगे हुए थे। तो सवाल उठता है कि उद्योगपति मशीनों में पैसा क्यों नहीं लगा रहे थे? जवाब बहुत सिंपल है। उस वक्त मजदूर बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाते थे, जबकि मशीनें लगाना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और एक बात और थी, हाथ से काम करने वाले कारीगर हर तरह की इंट्रिकेट डिजाइन्स बना सकते थे, जबकि मशीनें वो तो बस एक जैसा स्टैंडर्डाइज सामान बनाती थी। इसलिए कई मामलों में इंसानी हाथ मशीनों पर भारी पड़ रहे थे। ये बात उस पूरी इमेज को ही बदल देती है जो हमारे दिमाग में है। इतिहासकार भी अब यही मानते हैं कि 19वीं सदी के बीच में एक आम मजदूर मशीन चलाने वाला ऑपरेटर नहीं था, बल्कि वो एक पारंपरिक कारीगर या एक दिहाड़ी मजदूर था। और ये तस्वीर, ये उस दौर की कड़वी हकीकत को सामने लाती है। देखिए कैसे बेघर और भूखे लोग लंदन की सड़कों पर एक रात के ठिकाने के लिए लाइन में खड़े हैं। सीधी सी बात है, जब काम करने वाले इतने ज्यादा हों तो मजदूरी कम हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है। यही थी उस दौर के लाखों लोगों की असली कहानी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन में हो रही इस तरक्की का भारत जैसे उसके उपनिवेश पर क्या असर पड़ रहा था। मशीनों के आने से पहले पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार पर भारत का दबदबा था। हमारे यहाँ के बने महीन सूती और रेशमी कपड़ों की डिमांड हर जगह थी। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से ये व्यापार पूरी दुनिया में फैलता था। और फिर सब कुछ बदल गया। ये आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि कैसे भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उद्योग तबाह हो गया। सिर्फ 40 साल के अंदर भारत के कुल निर्यात में कपड़े की हिस्सेदारी 33% से गिरकर सिर्फ 3% रह गई। ये किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं था।
तो सवाल ये है, ये हुआ कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक बड़े सोचे समझे कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने बाकी सभी व्यापारियों को रास्ते से हटाकर अपनी मोनोपोली बना ली। फिर बुनकरों पर सीधी निगरानी रखने के लिए अपने एजेंट नियुक्त किए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। और सबसे आखिर में उन्होंने बुनकरों को एडवांस यानी पेशगी देकर कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकते थे। तो ये लड़ाई थी इन दो दुनियाओं की। एक तरफ भारत का एक अकेला बुनकर जो अपने हाथों से एक कला को बुन रहा था, और दूसरी तरफ इंग्लैंड की धुआं उगलती विशालकाय सूती मिलें जो मशीनों की ताकत से चल रही थी। इस गैर बराबर की लड़ाई का नतीजा क्या हो सकता था? उस समय के एक अंग्रेज अफसर, पटना के कमिश्नर, ने अपनी रिपोर्ट में खुद ये बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर से आने वाला सस्ता और टिकाऊ माल बाजारों में इतना भर गया है कि यहाँ के बनाने वाले उसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे। ये उस तबाही का सीधा सबूत था। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि पासा कैसे पूरी तरह पलट चुका था। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था, अब वो ब्रिटेन से कपड़ा इंपोर्ट करने वाला एक बड़ा बाजार बन गया था। 1850 तक भारत में आने वाले कुल सामान का 31% ब्रिटिश कपड़ा था, और सिर्फ 20 साल बाद 1870 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% से भी ज्यादा हो गया। तो भारत के बुनकरों के लिए ये एक दोहरी मार थी। एक तरफ उनका एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह से तबाह हो गया, और दूसरी तरफ उनका अपना घरेलू बाजार भी मैनचेस्टर के सस्ते माल से पट गया। नतीजा ये हुआ कि लाखों भारतीय बुनकरों की रोजी रोटी ही छिन गई। तो अब ब्रिटेन और भारत की इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं और सवाल पूछते हैं, ये तरक्की आखिर किस कीमत पर आई? याद है वो पहली तस्वीर, सदी का उदय वाली? अब उसे इस दूसरी तस्वीर के साथ रखकर देखिए, जिसमें लंदन के बेघर और भूखे मजदूर हैं। एक तरफ तरक्की का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उस तरक्की की कीमत चुका रहे हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। तो औद्योगिकरण का युग सिर्फ तरक्की की एक सीधी साधी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक ग्लोबल प्रोसेस था, जिसमें एक तरफ कुछ बन रहा था तो दूसरी तरफ कुछ तबाह हो रहा था। एक तरफ दौलत थी तो दूसरी तरफ गरीबी। इसमें जीतने वाले भी थे और हारने वाले भी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हम तरक्की को, प्रोग्रेस को मापते कैसे हैं? क्या सिर्फ फैक्ट्रियां बनाना और पैसा कमाना ही तरक्की है? ये सवाल उस दौर में जितना जरूरी था, शायद आज भी उतना ही जरूरी है।